SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एजेंडा 2030, 17 SDG गोल है, 169 स्पेसिफिक टारगेट है, इज टू बी अचीव बाय 2030. इट वॉज अडॉप्टेड बाय UN जनरल असेंबली 2015. इसमें लेकिन बात हुआ कि देवर सम ऑफ द इम्प्रूवमेंट 15 से 19 के बीच में कोविड के कारण, सबके कारण देवर स्लो प्रोग्रेस ऑन द इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी. फिर इन अदर एरियाज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एंडिंग द वॉर, अर्बन डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, सब में कम हुआ. लेकिन बोला जाता है कि अभी कोविड के बाद वापस से देयर इज रिन्यूड डिस्कशन ऑन अडॉप्टिंग नेचर बेस्ड सोल्यूशन, अडॉप्टिंग इकोसेंट्रिज्म, अडॉप्टिंग सस्टेनेबिलिटी. इसलिए वापस से हम लोग बढ़ा सकते, स्पीड कर सकते हैं. तो इसमें ऐसा दिया मैंने. तो वी कैन डिस्कस कि कैसे इसको अचीव कर सकते हैं SDG गोल इन नेक्स्ट 5 to 10 years. मोस्टली इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल सेक्टर ऑफ एनर्जी. इंडिया बात करे 500 GW, वो 50% रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आना चाहिए. सेकंड, जो 3R इकोनॉमी, रीयूज, रिसाइकिल, रिकलेक्ट, प्रमोट करना चाहिए. लाइफ मिशन, अवेयरनेस अमंगस्ट द पीपल रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी. ESG नॉर्म्स को प्रमोट करना चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर में. सोशल बॉन्ड्स, फिर ESG बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट. फाइनेंस का मैकेनिज्म है. कार्बन क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट अलग अलग इंडिया में है ओवरऑल. ग्रीन क्रेडिट अंडर द MOEFCC एक इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, वो इस्टेब्लिश करते हैं फ्रेमवर्क फॉर द ग्रीन क्रेडिट. फॉरेस्टेशन कैंपा. फिर सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, उसमें लेस यूज ऑफ मीट, मोर यूज ऑफ लैब ग्रोन मीट. फिर नेचुरल फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री. उसके बाद फिर अर्बन मैनेजमेंट बात करते तो मोर एंड मोर ऑफ अर्बन, क्रिएटिंग अर्बन स्पेस, फॉरेस्ट स्पेस, ग्रीन स्पेस, फ्लो स्पेस इंडेक्स को रिड्यूस करेंगे, कॉन्टेशन कम करेंगे, एक्विफायर रिचार्ज करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे, लेस यूज ऑफ यूरिया. हर चीज में SDG गोल अचीव हो सकता है. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ थ्रू सब्सिडी स्कीम्स, इंसेंटिव एंड इंक्रीजिंग द ह्यूमन कैपेसिटी. तो हर एक चीज में SDG गोल आता है. तो ऐसे बोल सकते हैं कि SDG गोल also reflects the vision of the preamble in the Indian Constitution. True or false? मानसी. ट्रू कह सकते हैं। ट्रू. हर एक चीज के पूछा था एक बार हम्म, कि इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन बाहर का जो अडॉप्ट हुआ था, इट इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो फंडामेंटल राइट लिखा हुआ था, ड्यूटी लिखा हुआ था, और DPS पे लिखा हुआ था. 2019 या 20 का 20 वाला पेपर में था ये चीज. तो इसमें ऐसे क्या होता है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज इट डिराइव फ्रॉम ओवरऑल रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, DPSP, आयरिश. तो हम लोग सोचते हैं कि जो UN डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है उसमें DPSP और ऐसे होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होते हैं. तो ब्रॉड सोचना है तो सब में आ जाएगा एक तरह से. फिरोज गांधी तो राहुल, तो उसमें सोनिया गांधी, राय बरेली बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. बस. नेक्स्ट, 969 मिलियन वोटर्स. तो ब्रीफ इन अगर बोला जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 51 से लेकर के 63 तक. 62 में वॉर हुआ था, इंडिया चाइना चाइना वॉर. 63 में उनका डेथ हुआ. उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री आए. 65 में वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर, फिर उनका भी डेथ हुआ. ऐसा कोट एंड कोट बोला जाता है कि असैसिनेशन हुआ है, कोट एंड कोट. टास्किन फाइल मूवी बना है इसके ऊपर में. तो टास्किन गए थे फॉर साइनिंग बिटवीन द यू इंडिया एंड पाकिस्तान मेडिएटेड बाय USSR. तभी वापस आते हुए डेथ हुआ था उनको. उसके बाद फिर इंदिरा गांधी बनी 66 से. क्राइसिस आया, डिवोल्यूशन रुपीज हुआ, फूड क्राइसिस आया, PL 480 सपोर्ट मिला फ्रॉम द US.
उसके बाद से ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में। 70s 80s में वापस फिर वाइट रेवोल्यूशन आया। 70s में 71 में 69 में धीरे धीरे बैंक नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ। और पहले से एयर इंडिया नेशनलाइज हो चुका था। 69 में बैंक नेशनलाइज स्टार्ट हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट मिला इंदिरा गांधी को। तो उनको तो फिर इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी के बाकी जो एलिट्स है, कम्युनिस्ट के एलिट्स है, उनको स्पेस दिया गया ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, इंस्टीट्यूशन में। जेएनयू का गठन हुआ उसके बाद ही 70s में। 71 में वॉर हुआ, बांग्लादेश बना। फिर क्राइसिस हुआ इंडिया में, रेफ्यूजी क्राइसिस है, 1.1 करोड़ लोग इंडिया में आए। आसाम एजिटेशन हुआ तो बाद में साइन हुआ था 1985 में राजीव गांधी ने। तो 72 में 75 में सिक्किम इंटीग्रेट हुआ इंडिया में। फिर ऑलरेडी देयर वाज अ इशू ऑफ जुडिशरी एंड पार्लियामेंट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। 73 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन आया। फिर 75 में इंदिरा गांधी राजनारायण केस, इसमें उनके जो इलेक्शन थे इट वाज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड ड्यू टू द इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ द मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी टू इम्पैक्ट द इलेक्शन। तब हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया। तो इंदिरा गांधी ने उसको वापस से इलेक्शन को डाल दिया, 9 शेड्यूल के अंदर में डाल दिया और डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी 2 महीने बाद। 77 तक चला, जेपी आंदोलन मूवमेंट चला। 78 में वापस सरकार बना, उसके बाद का बात हो रहा है। फर्स्ट इमरजेंसी एंड फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एंड प्रॉमिस बी राइट। 77 में इलेक्शन दैट सॉ द इंदिराज डिफीट। Indira Gandhi popularity of the 1971 was dealt with a big blow by the student movement in Gujarat and Jai Prakash Narayan total revolution। 75 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन जो है इलेक्टरल मैल प्रैक्टिस है, इसको नल एंड वॉइड है। तो इंदिरा गांधी को लगा कि अब वो प्राइम मिनिस्टर रहेगी नहीं। तो उन्होंने उस 9 शेड्यूल के अंदर में इलेक्शन टू द प्राइम मिनिस्टर उसको डाल दिया 9 शेड्यूल के अंदर में। 9 शेड्यूल क्या है? एज अ शेड्यूल है जहां पर पहले, अभी तो ऐसा नहीं होता लेकिन पहले इट वॉज सीन कि जो भी एक्ट को उसके अंदर में डालेंगे इट विल बी द कोर्ट कैनॉट इंटरवीन इन सच एक्ट, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन आईआर कोयलो को इस 2007 में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1973 के बाद से कोई भी अगर एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, जो भी चीज 9 शेड्यूल के अंदर में आता है इट विल बी अमाउंट टू जुडिशियल रिव्यू। तो इमरजेंसी जब खत्म होता है, इलेक्शन होता है और पीपल handed a crushing defeat, Morarji Desai became the first prime minister that was non कांग्रेस। मोरारजी देसाई आते हैं 1978 में तो 44 अमेंडमेंट एक्ट आता है। तो जो भी चीज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में करते हैं उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सब चीज रिवर्सेबल होता है, कुछ चीज छोड़ के फंडामेंटल ड्यूटीज को हटाया नहीं आता है। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 31 के अंदर में था, उसको 300 में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में डाला जाता है, फंडामेंटल राइट रहता नहीं है। उसके बाद कैबिनेट के अकॉर्डिंगली आपको रिटन फॉर्म में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस नॉट ऑन द प्राइम मिनिस्टर बट ऑफ द कैबिनेट इन द रिटन फॉर्म, ऐसा लिखा है नेशनल इमरजेंसी में। और नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हो ओनली बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा, वो आता है। और 1973 से बात चल रहा था, धीरे धीरे हाइक वो बढ़ते गया। संपूर्ण क्रांति 1974, जेपी जयप्रकाश नारायण, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। तो पूछा जा सकता है संपूर्ण क्रांति कौन बोले, तो implying all round political, economic and social, intellectual, educational, spiritual boycott change। 1971 इलेक्शन होता है, इसमें इंदिरा गांधी ने राज नारायण जो सोशलिस्ट कौन कैंडिडेट थे उनको हराया रायबरेली सीट थे, तो ऊपर भी रायबरेली का लिखा गया। मार्जिन ऑफ 1,11,000 वोट। वो फिर गए इलाहाबाद हाईकोर्ट, बोले कि ये जो इलेक्शन है ये गलत है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी यूज किया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तो उस समय तो सुप्रीम कोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज नोन एज ए फाइनल इंटरप्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सेफगार्ड करते हैं इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन गिवन फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 32 एंड 226, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो इंदिरा गांधी चैलेंज हाई कोर्ट डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन तब भी वी कृष्ण अय्यर अपहेल्ड द डिस्क्वालिफिकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में, इवन आफ्टर 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ा, हाईएस्ट पॉपुलैरिटी
मशीनरी, कांग्रेस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी भी का पहली बार कॉन्सेप्ट आया था, कोट एंड कोट कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी पहली बार आया था उस समय, पहले नहीं था ऐसा। उसका मीनिंग होता है कि ब्यूरोक्रेसी में भी पहले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि इट शुड बी एक्टिंग एज अ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, उनका पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं होना चाहिए, नॉन पार्टीशनशिप बिहेवियर दिखाना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी दिखाना चाहिए, और एम्पैथी टुवर्ड्स द वर्नेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेकिन इनके समय में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें उनको बोला गया ब्यूरोक्रेसी के अंदर में जो आइडियोलॉजिकल लीनिंग होना चाहिए वो कांग्रेस सिस्टम और थोड़ा लेफ्ट की तरफ में होना चाहिए। तो उसके बावजूद भी जस्टिस वी कृष्णा अय्यर ने अपहोल्ड किया उनका डिस्क्वालिफिकेशन। दिस शोकेसेस कि इन स्पाइट ऑफ ग्रेव सर्कमस्टांसेस, फॉर्टिट्यूड, इन स्पाइट ऑफ सच कंडीशन, प्रिकेरियस कंडीशन इन द इंडियन स्टेट, उसके बाद भी जो जुडिशरी का रोल रहा है टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिखाता है कि दैट इज वाई इट इज नोन एज फाइनल एंड प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, उसमें कौन थे प्रेसिडेंट? फखरुद्दीन अली अहमद। 325 प्रेसिडेंट इशू किए, 352, वही 352 ऑन द। अब उसमें क्या था कि वॉर के समय में इंटरनल एग्रेशन है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उस समय लिखा हुआ था ऐसा। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, वॉर तो था नहीं उस समय, एक्सटर्नल अग्रेशन में ही था, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को इंदिरा गांधी ने उसको वर्ड को यूज करके एक तरह से मैनिपुलेट किया। इंटरनल डिस्टर्बेंस, जेपी आंदोलन मूवमेंट चल रहा था, तो उन्होंने उस मूवमेंट को ही एज अ कंसिडर्ड किया इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। और उसके तहत भी लीगल टर्म में क्या होता है, वर्ड जो होता है इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन मेनी वेज, तो इसको यूज करके इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया नेशनल इमरजेंसी। लेकिन 48-78 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट है, तो वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रेबेलियन लाया, तभी आर्म्ड रेबेलियन है, आर्म्ड रेबेलियन, तभी आप इम्पोज करते हो नेशनल इमरजेंसी। और प्लस नेशनल इमरजेंसी में जो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली एक तरह से काम नहीं करना बंद हो जाता है। इट कैन बी ओनली ड्यूरिंग द एक्सटर्नल अग्रेशन या वॉर, आर्म्ड रेबेलियन में नहीं होगा। आर्म्ड रेबेलियन में 19 ऑपरेट करेगा। Plus, opposition leader during national emergency, 1 lakh protesters were put under maintenance of Internal Security Act (MISA) and Defense of India rule. It was used to muzzle censored and journalists across the country. इसमें जो जो गोयनका जी हैं ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, ये भी गए थे शायद जेल इसमें। तो फिर बर्थ ऑफ जनता पार्टी, तो जनता पार्टी जो है ये बीजेपी नहीं है, ये जनता पार्टी कलेक्शन ऑफ सेवरल पार्टीज, इसको जनता पार्टी है, उसमें से टूट करके फिर बीजेडी है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद फिर और भी जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस, ऐसे के टूट के सब जगह है। और 1977 में इंदिरा गांधी अनएक्सपेक्टेडली एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा, पहले इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन लोग गुस्सा में थे, उन्होंने वोट किया, पूरे मुरारी देसाई को वोट दिया, कांग्रेस ओ, कांग्रेस ओ, क्यों कांग्रेस ओ लिखा है? कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस आर रियल कांग्रेस, इंदिरा का कांग्रेस, और का कांग्रेस ओ, ओल्ड बैस्टन जो थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, ओल्ड गार्ड, उनको, और बाकी जो सपोर्ट में थे अटल बिहारी वाजपेयी, एल के अडवाणी, भारतीय जनसंघ के, बीएलडी के चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह फेमस लीडर है हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी, दे मर्ज टू फॉर्म अ जनता पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिक्लाइन किया टू रिकॉग्नाइज द न्यू पार्टी, लेकिन उनको फिर कांग्रेस ओ को मिला एक तरह से चरखा पायल बाय विमेन, और कांग्रेस आई को मिला काउ एंड उनके जो काफ, उनके सिंबल मिला। हिस्टोरिक इलेक्शन था, 543 मेंबर, सेंसस ऑफ 1971, अभी भी सेंसस वही है, 1971 सेंसस। काउंटिंग हुआ, 65.53% टर्नआउट हुआ, हाईएस्ट टर्नआउट केरला, लोएस्ट उड़ीसा में। सम केसेस दिखा बूथ कैप्चरिंग, इलीगल रिमूव वोट, सब चीज में, लेकिन जनता पार्टी इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, 298 सीट मिला। इलेक्शन कमीशन फिर रिकॉग्नाइज किया नेशनल पार्टी उनको, और बीएलडी सिंबल बिकम जनता सिंबल, जनता पार्टी सिंबल।
मोरारजी देसाई जो ऑलरेडी कांग्रेस ओल्ड बैस्टर्न में लीडर थे, महाराष्ट्र के वो सीएम में बने थे, वो फिर बने प्राइम मिनिस्टर। 81 ईयर्स के हो चुके थे, और ही हैड क्विट इंदिराज गवर्नमेंट एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 1969 में। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो चाहिए था, उनसे बिना पूछे उनका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो हटा लिया था। वो चाह रही थी कि जो पावर है वो अपने यंग बैस्टन के अंदर में कॉन्सेंट्रेट करे। ओल्ड बैस्टन दे विल अमाउंट टू कॉम्पिटिशन टू हर विजन फॉर इंडिया और हर विजन फॉर द रूल एंड हर फैमिली। तो इसलिए उन्होंने रिमूव कर दिया था उनको। कांग्रेस वोन जस्ट 155 सीट, सीपीएम 22, सीपीआई 7, सब डेसिमेट हो गए थे। सीपीआई भी डेसिमेट हो गया। क्यों? उन्होंने सपोर्ट किया था सीपीआई के इंटेलेक्चुअल, बिग इंटेलेक्चुअल, जो राइटर्स ग्रुप, सब बड़े बड़े लोग, सब कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया उस समय। जो सो कॉल्ड कोल्ड बोलते हैं कि दे आर एंटी एस्टैब्लिशमेंट, दे टॉक अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, ऐसा नहीं हुआ था उस समय। कौन किए थे? तो सोशलिस्ट लोग, वर्नर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उन लोग खड़े हुए थे अगेंस्ट द कांग्रेस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फिर प्रॉमिस अनडिलीवर्ड, लॉन्ग टर्म चल नहीं पाया, कॉन्फ्लिक्ट अंदर में रहा रिगार्डिंग। सोशलिस्ट तो तब इसी का साथ नहीं दे रही इंदिरा का। इंदिरा का साथ दिए थे, मतलब इंदिरा का साथ नहीं इंदिरा का दिए, साथ अलग से क्योंकि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक है ना वो। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक थे। बीएलडी, तो जनता बीजेपी की है, वो भी सोशलिस्ट पार्टी है। सोशलिस्ट मतलब होता है कि वी कैन डिस्कस, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह रिजाइन, उसका फिर सरकार उनका गिर गया, और कांग्रेस अगेन वोन द हिंदी हार्टलैंड। 1978 में इंदिरा गांधी गेम बैक टू पार्लियामेंट। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि जब लोगों को पता था कि इंदिरा गांधी ऐसा स्टेप लेगी और उनको हराया भी इन अ वेरी वाइड मार्जिन, लेकिन वापस जिताया क्यों? ये क्या दिखाता है साइकिक ऑफ द वोटर? मानसी, कोई भी अगर बोलना हो तो। अगर 75 76 7 में पूरा एक सिटीजन अवेयर थे कि कांग्रेस पार्टी अगर इंदिरा गांधी के अंदर में वापस आएंगे, तो दैट विल अमाउंट टू सर्टेन काइंड ऑफ डैमेज टू इंडियाज इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, लॉन्गर टर्म डेमोक्रेटिक स्पिरिट। लेकिन हाँ, उस टाइम पे व्हेन शी वाज अगेन री इलेक्टेड तो मेन स्लोगन वही था कि गरीबी हटाओ, तो आई थिंक एक वो पार्ट, एक सबसे बड़ा एक रीजन। पार्ट दूसरा, कि जो इंडिया में लोग जो रहे ना, हमेशा वो स्टेबिलिटी से फोकस करते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। 1 साल के अंदर में इतना क्वारल लॉस हुआ तो उनको लगा कि जो कोई और वही थी वही ऑल्टरनेटिव सही नहीं थी, हाँ दिखता था। ऑल्टरनेटिव नहीं है, वही सही है, इंदिरा गांधी सही है, क्योंकि जो कर भी रही है लेकिन गरीबी तो हटा रही है। मेरे को क्या मतलब फंडामेंटल राइट्स, मेरे को क्या मतलब बड़े बड़े स्लोगन का कि वर्कर का होना चाहिए ऐसा, या फिर डेमोक्रेटिक स्पिरिट, मीडिया, क्या फर्क? मेरा दूरदर्शन काफ़ी है, मेरे लिए डीडी न्यूज़ काफ़ी है, मेरे लिए धान, मुझे धान मिलना चाहिए, पोषण अभियान उस समय भी था, फैमिली प्लानिंग, या फिर गरीबी हटाओ के अंदर में भी कुछ भी होगा, तो वो सब मिलने से काफ़ी है, क्योंकि मोस्टली द पॉपुलेशन वॉर रूरल। अभी रिबलाइजेशन एलपीजी आया नहीं था, 1990s में आया। और मिडिल क्लास उस समय बहुत कम थे, बहुत माइक्रो मिडिल क्लास थे, और मिडिल क्लास भी थे, दे आर मोस्टली गवर्नमेंट सर्विस में थे, स्टेट लेवल, सेंटर लेवल, लोकल बॉडीज। प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम जन थे, फॉर्मल इकोनॉमी बहुत कम था, इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा था। इसलिए मिडिल क्लास का राइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल क्लास राइज हुए तो दे आर मोर डिमांडिंग, दे कंपेयर देयर कंट्री विद अदर कंट्रीज। उनका जो क्या चल रहा है वहां पर, इंडिया में क्या चल रहा है, मी टू मूवमेंट, इसलिए तो ट्रांसनेशनल था, इसलिए जो भी चीज़ वहां चलता है ट्रेंड इंडिया में भी आता है, और वाइस वर्सा। तो इट क्रिएट्स अ डिमांड ऑन द गवर्नमेंट, इट मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो मिडिल क्लासेस सबसे ज़्यादा वोकल रहते हैं, क्योंकि दे फॉर्मुलेट पॉलिसी, दे आर इन द सर्विस, दे आर इन द स्ट्रीम, और उसके अंदर मेरिट बेसिस पर वो एग्जाम में आते हैं, आईटी, आईएएम्स एग्जाम, यूपीएससी में भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटर करते हैं। तो जो ओल्ड एलिट फ्यूडल क्लास, जमींदार क्लास, फिर जो राजा महाराजा सूबेदार जो थे, उनके जो बेटे पहले आईएफएस में जाते थे, उनके बेटे, नहीं पता हो, 1948 49 में, 50s में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ये इंटरव्यू लेते थे आईएफएस के,
आईएफएस एग्जाम जब होता था यूपीएससी के, तो आईएफएस में जो इंटरव्यू होता था, प्राइम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लेते थे आईएफएस के। और पहले जो राजवाड़ा के लोग रहते उनके बेटे डायरेक्टली आते थे, एग्जाम चांसेस नहीं होता था, बाद में इनको इंक्लूड किया गया एग्जाम में अंदर में। तो वो मेरिट सिस्टम पर फोकस ज़्यादा किया। 1990 से मिडिल क्लास राइज हुआ, कंपटीशन बढ़ा, मार्केट स्पिरिट आया, तब भी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज हुआ है ना, मोस्टली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002, ट्राई 1997, सब उसके, एसएबी 1992, हर जगह वैसी है। पहले भी तो था ही, अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात किया है तो। लेकिन उस समय क्यों ये सब आया? क्योंकि मोर एंड मोर रिटेल इन्वेस्टमेंट, मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट बाय द मिडिल क्लास, सेविंग बाय द मिडिल क्लास, जनरल इंश्योरेंस, सब जगह। तो इंटेलेक्चुअल भी राइज हुए, तो इसलिए बोल सकते हैं कि अब सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये शॉर्ट टर्म डेट होता है इशूड बाय द बैंक टू मोबिलाइज फंड। और इसमें ऐड कर दूँ कौन सी और सर्टिफिकेट? इसमें अभी ये हो रहा है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है अभी कम उनके इशुएंसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो देर इज नाउ सफिशिएंट एंड इनफ लिक्विडिटी, तो आपको डेट रेज करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इसलिए दीज आर बीइंग इशूड इन लेस नंबर्स एज ऑफ नाउ। ठीक। बाकी हमारे लिए बस पीटी के हिसाब से तो यही इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है ये यू हैव डिस्कस कि ये हमने सरप्लस कैसे कर होता लिया। है। हाँ। हम्म, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है इसको हम पॉपुलरली विक्स भी बोलते हैं, लिखा भी है यहाँ पे पहली सेंटेंस में विक्स। तो ये इसमें कौन से फैक्टर्स इसकी मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? एक तो होता है स्पेक्यूलेशन। अभी भी करंटली कुछ ये बोला गया कि हमारी जो टैक्स पॉलिसी है उसमें बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं, तो इसलिए विक्स इंक्रीज हो गया। मतलब वॉलेटिलिटी, जो शेयर प्राइसेस की मूवमेंट्स है वो बहुत बड़ी हो गई, या तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई दी या बहुत ज्यादा फॉल होती हुई दिखाई दी। तो ये इम्प्लीकेशन होता है विक्स का। हम्म, एंड अभी जनरल इलेक्शंस भी हैं, तो अगेन लोगों की क्या स्पेक्यूलेशंस है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उसके बेसिस पे अभी विक्स में ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही है। बस ये हमें इतना आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। स्पेकुलेशन का। रेगुलर बिल्कुल। इनकम एंड पोटेंशियल कैपिटल गेन। तो यहाँ पे बात हो रही है म्यूचुअल फंड से जो एक मिनट थोड़ा इसको स्क्वीज करो। म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं उस पे बोला जा रहा है कि टैक्स फ्री जो डिविडेंड्स हैं वो टैक्स फ्री होंगे इन दी हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स एक लिमिट तक ही। तो एक ये एस्पेक्ट है कि टैक्स फ्री रहते हैं डिविडेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एंड म्यूचुअल फंड्स में भी सी जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स है, रिस्क अवर्स मतलब कि जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो इक्विटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करते हैं या एसआईपी प्रेफर करते हैं आज के टाइम में। हम्म, एंड म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो अ सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम या बोल सकते हैं पैसिव इनकम फॉर द पीपल। अपार्ट फ्रॉम दिस ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी ठीक है। इतना ही पता होना चाहिए। बायबैक मतलब मैं बाय आपको बता दूं कि ये क्या हो सकता है। वापस से इक्विटी हम्म। को बढ़ाने के लिए बायबैक होता होगा, कि एप्पल कंपनी चाह रहे होंगे मेरा इक्विटी बढ़ जाए, और तो बायबैक शेयर कर सकते हैं, वही होगा ना? हाँ, एक इसका बाय बैक क्या क्या पोर्ट्रे करता है मार्केट में एज एन इन्वेस्टर्स। अगर किसी कंपनी की इक्विटी खरीद रखी है, इन्वेस्ट कर रखा है, और वो कंपनी अनाउंस करती है कि हम शेयर्स को बाय बैक करेंगे, तो क्या ये पॉजिटिव सिग्नल जाएगा कि नेगेटिव सिग्नल जाएगा मार्केट में? ये नेगेटिव रहना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव जाएगा ये, कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रांग है, कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी है कि वो शेयर्स को बाय बैक कर सकती है। हाँ, हाँ। और कंपनी के पार्ट पे ये होगा कि कंपनी को लग रहा है कि उनके जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, तो हम बाय बैक कर लेते हैं शेयर्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, तो जो नंबर ऑफ इक्विटीज और नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में होगा एक तो वो कम हो जाएगा। और दे ऑन देयर पार्ट अगर प्रमोटर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो उनका स्टेक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं, हम्म, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है या प्रोस्पेक्ट्स है वो और इंक्रीज हो सकते हैं। तो फ्यूचर में जो पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स है इन्वेस्टर्स के पार्ट पे वो और स्ट्रेंथन होते हुए दिखाई देते हैं बाय बैक की वजह से। ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे। हम्म, हम्म, ठीक है, इसको एंड कर देते हैं। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस कि सेंटर में रिसीव 75-80,000 करोड़, कहाँ पे लिखा हुआ है? तो सेक्शन 78 ऐसी कुछ वर्ड था ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, उसके अंदर में प्रोविजन है कि ऐसा जो सरप्लस है वो आपको देना है सेंटर को।
और ये अकेला इंडिया में नहीं है, हर कंट्री में कहीं कहीं पर 100% भी है, कहीं कहीं पर डिसाइड है, म्यूचुअली डिसाइडेड है, कहीं पर सेंटर डिमांड करते हैं उस पर। इंडिया नाइजीरिया, इंडिया नाइजीरिया पहले फर्स्ट में थे, अभी सेकंड पे। ओवरऑल वी हैव डिस्कस कि कैसे बढ़ा सकते हैं इंडियाज़ का जो अपॉर्चुनिटी इन द नाइजीरिया, मैन्युफैक्चरिंग बेस क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं, सॉफ्ट पावर इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि नाइजीरिया मेजर बिग कंट्री है, पावरफुल कंट्री इन द वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री में से। तो नाइजीरिया के साथ आप डिफेंस डील भी साइन कर सकते हैं, तो अलग अलग हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमेट, कॉमेट बस एक कीवर्ड है, ऑर्बिट अराउंड द सन, बाकी तो इसमें था वुड क्लाउड, क्यूपर बेल्ट, म्यूटोर्स जब गिरते हैं, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड तो म्यूटोइट्स और बोलते हैं इसको। फिर नासा के सैटेलाइट, ऐसा पूछ सकते हैं टेरा एक्वा एंड औरा है क्या, इट इज रिलेटेड टू विच वन, तो क्रिप्टो करेंसी, तो ऐसा में नासा सैटेलाइट है। श्रिंकफ्लेशन, प्रोडक्ट कम हो जाते हैं, प्राइस सेम रहता है। फिर कोविड वैक्सीन में भी डिस्कस की पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पर आप काम कर सकते हो, हर जगह पे ये चीज़ है, प्राइवेट टू प्राइवेसी वर्सेस ओवरऑल सॉवरेंटी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, कोविड जैब, लॉकडाउन वर्सेस इकोनॉमिक बूस्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, हार्मोनियस बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। वेदर प्रूफिंग अब पोल्स होना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट में आए और वोट करें। बॉम्ब थ्रेट में स्कूल क्या कर सकते हैं, तो एक बस एक एक्स्ट्रा देखें कि ऑडिटोरियम बना सकते हैं, ऑडिटोरियम एक हो सकता है जिसको प्रूफ फायर प्रूफिंग कर सकते हैं, थ्रेट प्रूफिंग कर सकते हैं, जहाँ पे इमरजेंसी के समय में, ड्रिल के समय में आप वहाँ भेज सकते हो। ऑक्सीटॉक्सिन कैसे इम्पैक्ट करता है हेल्थ ऑफ द बॉविन स्पीसीज एंड ऑल्सो ह्यूमंस, क्यों यूज किया जाता है, और इट इज क्रुएल्टी ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल्स एक्ट 1960, स्टैट्यूटरी बॉडी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ओरल कैंसर कैसे ट्रीट कर सकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं कि चांसेस हो जाता है कभी कभी, तो सेल्फ डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट। स्वेल वेव्स, सुनामी, हाई टाइड, लो टाइड, वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट। स्वेल वेव, it can it is formed due to the movement of the wind, or it can be generated even 10,000 kilometer away from Indian coast. माइनिंग एक्टिविटी, MMDR एक्ट 1957, उसका अमेंडमेंट 2015 में। IIP में उनका परसेंटेज 14.3, मेजर मिनरल, माइनर मिनरल। इंडिया ग्लोबल राइस और रीजनल डिक्लाइन, वी डिस्कस क्यों रीजनल डिक्लाइन हुआ, अलग अलग नेबरहुड के कंट्री का नाम लेकर के, उसके बाद फिर कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक बस की कॉन्सेप्ट आया कि रिएक्टिव मोड में नहीं करना चाहिए, आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। चाइना को आपको डील नहीं करना है, ऐसा लगे कि आप ही चला रहे हो पूरे रीजनल सेक्टर, रीजनल स्पेस, rather than कि यू आर जस्ट competing विद चाइनीज इन द मार्केट। मीनिलैटरिज्म एक की कॉन्सेप्ट आता है। SDG गोल कैसे अचीव कर सकते हैं हर एक फील्ड में, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, अर्बन स्पेस, एग्रीकल्चर, फिर बिहेवियर चेंज, लाइफ मिशन, पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंस सब में। राय बरेली, फिर हम लोग डिटेल में बात की इमरजेंसी, उसके समय में जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में जो क्लैशेस चल रहा था, जुडिशियल कैसे अपने जो एरियाज है इंडिपेंडेंसी जो प्रोविजन है, सेपरेशन ऑफ पावर अंडर DPSP, और ओवरऑल मेंटेन भी किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वो अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस हुआ था उसमें भी। और बर्थ ऑफ द जनता पार्टी 1978 में जो अमेंडमेंट आया, 44 अमेंडमेंट एक्ट, हाउ इट रिवर्स द प्रोविजन ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डेट issued by the bank to mobilize fund। फिर विक्स इंडेक्स, उसमें स्पेकुलेशन कारण होता है, तो उसमें वे डिस्कस रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम, डिविडेंड बढ़ता है, वोलेटाइल कम रहता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में ज़्यादा फोकस करते हैं। बाई बैक्स ये दिखाता है दो चीज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस पास कैश है, तो उनका रेवेन्यू मॉडल ठीक है, उनका ओवरऑल बिजनेस मॉडल सही है, तो इट इंक्रीज ट्रस्ट ऑन द कंपनी और ब्रांड वैल्यू बढ़ता है बाई बैक से। तो बाई बैक मतलब कि वापस अपने इक्विटी को बढ़ाना इन द शेयर मार्केट। Thank you, Mansi, for including the Financial Express article.
or we will take up new set of articles so that we can have the acumen to find out what examiner is trying to do in the question. जैसे हम लोग नासा के सैटेलाइट में डिस्कस किया, या फिर श्रिंक इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, ऐसा पूछता है पीटी में, तो वी विल गो थ्रू इट each and every day until success in examination. Thank you.